दोस्तों, आप एक इंसान हैं। एक आम इंसान की तरह आपको जिंदा रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए, सिर छुपाने के लिए एक प्रीमियम घर चाहिए, दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए एक लेटेस्ट फ़ोन चाहिए और लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जो आपके पड़ोसी के पास है। ये ह्यूमन नेचर है। हमारी डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा ग्लिच है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई एआई, कोई टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकती। दुनिया में इतना सामान है ही नहीं, सबके लिए बड़े घर नहीं है, सबके लिए लेटेस्ट फोन्स नहीं है और डेफिनेटली सबके लिए अनलिमिटेड पैसा और टाइम नहीं है। हर चीज़ की एक गिनती है, एक लिमिट है। इस हार्श रियलिटी को, इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं स्कार्सिटी। ये स्कार्सिटी ही वो मेन रीजन है कि आपको जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर इस दुनिया में अनलिमिटेड पिज्जा होते, अनलिमिटेड वाईफाई होता और सबके बैंक अकाउंट्स में अनलिमिटेड जीरो होते तो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम सब आराम से सो रहे होते, पर क्योंकि सब लिमिटेड है तो अब हमें एक बहुत मुश्किल काम करना पड़ता है। हमें लेनी पड़ती है चॉइसेस। इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं है, ये इस बात की स्टडी है कि जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो इंसान अपने डिसीजंस कैसे लेता है। मिलिए रवि से। रवि एक 22 साल का स्टूडेंट है। उसके पास आज रात सिर्फ 3 घंटे का टाइम है। उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो दोस्तों के साथ नया वेब सीरीज देख ले या कल सुबह होने वाले अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ ले। अगर उसने सीरीज चुनी तो उसने अपने आने वाले एग्जाम के मार्क्स हमेशा के लिए सैक्रिफाइस कर दिए। इकोनॉमिक्स में आपकी इस कुर्बानी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमें लगता है चीजों की कीमत पैसों में होती है, नहीं। आप जिंदगी में जो भी एक चीज चुनते हैं उसकी असली कीमत वो चीज है जो आपने उसे पाने के लिए छोड़ दी। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉमेडी रील्स हैं जो आप इस वक्त स्क्रॉल कर सकते थे। आप हर सेकंड एक कीमत चुका रहे हैं। आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। अब जब हम सबके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड पैसा है तो ये दुनिया चलती कैसे है। यहाँ एंट्री होती है ट्रेड की। ध्यान से देखिए, रवि के पास वीडियो एडिटिंग की कमाल की स्किल है पर उसके पास अपना अगला रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी तरफ अमित है। अमित एक 28 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है जो साइड में एक यूट्यूब चैनल चलाता है। अमित के पास पैसे हैं पर ऑफिस के बाद वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक जादू होता है। रवि अमित के लिए वीडियो एडिट करता है और अमित रवि को पैसे देता है। दोनों को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, विन विन सिचुएशन। लेकिन लोग ट्रेड करते क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। मान लीजिए अमित वीडियो एडिटिंग में रवि से बहुत ज्यादा अच्छा है, वो रवि से दुगनी स्पीड में वीडियो एडिट कर सकता है। तो क्या अमित को खुद एडिट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अमित का असली काम, उसका प्राइमरी बिजनेस उसे लाखों रुपए कमा कर दे रहा है। अगर वो एडिटिंग में अपना टाइम वेस्ट करेगा तो उसका बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए भले ही रवि एडिटिंग में थोड़ा एवरेज हो, अमित अपना काम रवि को आउटसोर्स करेगा। ट्रेड इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सबसे बेस्ट है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन किस काम को सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कर सकता है। आप चाहे जिंदगी में किसी काम में कितने भी बुरे क्यों ना हो, इस दुनिया की इकॉनमी में किसी ना किसी को आपकी जरूरत है क्योंकि वो अपना टाइम बचाना चाहता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब आप इस स्कार्सिटी, ट्रेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपैरेटिव एडवांटेज को एक डब्बे में डालिए और उसको जोर से हिला दीजिए। बूम, आपने अभी अभी एक मार्केट इन्वेंट कर लिया है। मार्केट कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है जहां आप शॉपिंग करने जाते हैं। ये एक इनविजिबल सिस्टम है जहां बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं और इस पूरे मार्केट को चलाने वाला सिर्फ एक सिंगल रूल है, इंसेंटिव्स। इंसान सिर्फ इंसेंटिव्स पर रिएक्ट करता है। अगर एक आम सा पिज्जा 10,000 रुपीज का हो तो आप उसे कभी नहीं खरीदेंगे। अगर वही पिज्जा 10 रुपीज का हो जाए तो आप अकेले 5 पिज्जा खा जाएंगे। लो प्राइस बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं, हाई प्राइस सेलर्स को लालच देते हैं। आइए इसे इंडिया के सबसे इमोशनल टॉपिक से समझते हैं, प्याज। डिमांड का मतलब है कि 140 करोड़ इंडियंस एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितना प्याज खरीदना चाहते हैं। सप्लाई का मतलब है कि देश के सारे किसान मिलकर कितना प्याज बेचना चाहते हैं। जहां पर बायर का बजट और सेलर का प्रॉफिट मैच करता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो मैजिकल नंबर है जहां सब खुश हैं। लेकिन एक दिन महाराष्ट्र में अचानक लगातार बारिश होती है। प्याज की आधी फसल मिट्टी में बर्बाद हो जाती है। प्याज की सप्लाई अचानक से क्रैश कर गई। पर अमित को और बाकी पूरे देश को अपनी पाव भाजी में और चिकन में प्याज डालना ही है। उनकी डिमांड वही की वही है। जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई खत्म हो जाए पर लोग उसके लिए डेस्परेट हो तो प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। 20 रुपीज किलो का प्याज अचानक 100 रुपीज किलो हो जाता है। लोग गुस्सा होते हैं, टीवी पर डिबेट्स होती हैं, पर ये 100 रुपीज का प्राइस टैग असल में एक सिग्नल है। जब प्याज महंगा होता है तो हर गाँव का किसान देखता है कि प्याज में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगले साल हर किसान अपने पूरे खेत में सिर्फ प्याज उगाता है। नतीजा, अगले साल मार्केट में इतना प्याज आ जाता है कि सप्लाई डिमांड से बहुत आगे निकल जाती है और दाम गिरकर वापस 10 रुपीज आ जाते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में इस ऑटोमेटिक सिस्टम को द इनविजिबल हैंड कहा था। इस मार्केट को चलाने के लिए किसी नेता, किसी डिक्टेटर की जरूरत नहीं है। झिंका चिका झिंका चिका। ये सिर्फ मैथ, ह्यूमन डिजायर और डेस्परेशन का एक साइलेंट कॉम्बिनेशन है। जब भी सरकार इस इनविजिबल हैंड को रोकने की कोशिश करती है और जबरदस्ती प्राइस कंट्रोल लगाती है तब मार्केट ब्लैक मार्केट में बदल जाता है। लेकिन सोचिए, अगर अमित को प्याज चाहिए और उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है। प्याज वाले को लैपटॉप नहीं चाहिए, उसे अपने बच्चे के लिए दूध चाहिए। ये बार्टर सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड था। इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इंसानों ने अपना सबसे बड़ा इन्वेंशन किया, मनी। आपको लगता है पैसे की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? नहीं,
पैसा सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इतिहास में पैसा पत्थर हुआ करता था, फिर काउज, फिर सोने के सिक्के, फिर पेपर के नोट, और आजकल मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल नंबर्स। इन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन है, ट्रस्ट। अगर कल सुबह देश का सेंट्रल बैंक टीवी पर आकर कह दे कि आज रात 12 बजे से 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं है, तो वो नोट सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा बन जाता है। मनी इज प्योर बिलीफ। ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है ताकि आप आज काम करके अपने पैसे कल के लिए बचा सकें। और इस पैसे के मैट्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाए बैंक्स। लोगों को लगता है कि बैंक एक लॉकर रूम है, आप अपने पैसे वहां रखते हैं और वो वहां सेफ रखे रहते हैं। दिस इज द बिगेस्ट लाई। बैंक्स आपका डिपॉजिट लेते हैं और वही पैसा दूसरे लोगों को घर या गाड़ी खरीदने के लिए उधार पर दे देते हैं। इस लोन पर वो हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। असलियत में जब अमित बैंक से 10 लाख रुपीस का कार लोन लेता है तो बैंक का मैनेजर किसी वॉल्ट से 10 लाख रुपए निकालकर नहीं देता। वो बस अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर 10,000,000 टाइप करता है और अमित के अकाउंट में भेज देता है। एक बटन दबते ही नया पैसा हाउस से पैदा हो जाता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। बैंक्स के पास उतना कैश होता ही नहीं है जितना वो लोन दे चुके होते हैं। नया पैसा मार्केट में तब बनता है जब आप लोन लेते हैं। ये सिस्टम तब तक परफेक्टली काम करता है जब तक सब लोग एक साथ खड़े होकर बैंक से अपना पैसा वापस मांगने ना आ जाएं। अगर अचानक लोगों में पैनिक फैल जाए और हजारों लोग एटीएम के बाहर खड़े हो जाएं, तो बैंक तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। इस डरावने मंजर को बैंक रन कहते हैं। इसीलिए हमारी सरकारें हमारे डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देती हैं ताकि लोग पैनिक ना करें और ये मैट्रिक्स चलता रहे। अब इस बड़ी सी इकोनॉमी में कितना कुछ बन रहा है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं और हमारा देश दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है, इसका पता कैसे लगाएं। इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने एक अल्टीमेट स्कोर बोर्ड बनाया है जिसे हम कहते हैं जीडीपी। अगर आपने दत्त और सुंदरम की इंडियन इकोनॉमी पढ़ी हो तो आप जानते हैं कि जीडीपी का मतलब है एक देश की बाउंड्री के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी टोटल मार्केट वैल्यू। ये वैल्यू 3 तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच या सबसे कॉमन एक्सपेंडिचर अप्रोच, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इंडिया आज दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसका सारा क्रेडिट इस जीडीपी ग्रोथ को जाता है। जीडीपी की ग्रोथ आती है प्रोडक्टिविटी से। अगर आपका किसान हाथ से खेती करके दिन में 10 किलो गेहूं उगाता है और अमेरिका का किसान ट्रैक्टर यूज करके 1000 किलो उगाता है, तो अमेरिका की प्रोडक्टिविटी हाई है। हाई प्रोडक्टिविटी मींस देश अमीर है। लेकिन जीडीपी नाम के स्कोरबोर्ड में एक बहुत बड़ा झोल है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक सब इग्नोर करते हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु अपनी बुक एन इकोनॉमिस्ट इन द रियल वर्ल्ड में इस फ्लॉ को नंगा करते हैं। मिलिए मीना से। मीना 39 साल की एक होम मेकर है। वो सुबह 6 बजे उठती हैं और रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम करती हैं। वो अपनी फैमिली के लिए एक प्रोफेशनल शेफ हैं, अपने बच्चों के लिए एक होम ट्यूटर हैं, घर के बुजुर्गों के लिए एक नर्स हैं और घर के खर्चे मैनेज करने वाली एक फाइनेंशियल प्लानर है। अगर आप इन 4 कामों के लिए मार्केट से प्रोफेशनल लोग हायर करेंगे तो आपको महीने का कम से कम 40,000 रुपीज देना पड़ेगा। पर क्योंकि मीना को इन डेली कामों के लिए कोई कैश, कोई सैलरी नहीं मिलती, हमारी देश की इकोनॉमी, हमारी ये सो कॉल्ड जीडीपी उनके इस काम की वैल्यू को 0 मानती है। ध्यान से सुनिए, अगर अमित बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट में 500 रुपीज का जंक फूड खाता है तो देश की जीडीपी 500 रुपीज से बढ़ जाती है। पर अगर मीना पूरा दिन किचन में खड़े रहकर अपनी फैमिली के लिए सेहतमंद खाना बनाती हैं तो जीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक केमिकल फैक्ट्री अपना धुआं हवा में छोड़कर नदियां गंदी करती है तो फैक्ट्री का प्रॉफिट जीडीपी को बढ़ाता है, पर उस पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों को जीडीपी माइनस नहीं करती। जीडीपी एक थर्मामीटर है, ये बुखार तो बता देता है पर बीमारी की असली वजह छुपाता है। हमें लगता है कि हमारे पैसे बैंक अकाउंट में सेफली पड़े हैं, हम एफडी कराकर चैन की नींद सोते हैं, पर सच ये है कि एक साइलेंट चोर, एक अदृश्य शिकारी हर पल आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। उसका नाम है इन्फ्लेशन। आइए इस डीप मैट्रिक्स को फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की किताब आई डू व्हाट आई डू और उनके मशहूर डोसा इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मान लीजिए अमित के पास आज 100 रुपीज हैं, वो इसे बैंक में डिपॉजिट करता है जहां उसे 10% का आकर्षक इंटरेस्ट मिलता है। 1 साल बाद अमित अपना अकाउंट चेक करता है और उसमें 110 रुपीज है। अमित बहुत खुश है कि उसने 10 रुपीज कमा लिए। पर पिछले साल अमित जिस स्ट्रीट वेंडर से अपना फेवरेट मसाला डोसा खाता था वो डोसा एग्जैक्टली 100 रुपीज का था। इस 1 साल में देश में महंगाई 12% से बढ़ गई, तो अब उस वेंडर ने अपने डोसा का दाम बढ़ाकर 112 रुपीज कर दिया। अब अमित की रियलिटी देखिए, उसके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़कर 110 रुपीज हो चुके हैं, पर डोसा अब 112 रुपीज का हो गया है। टेक्निकली अमित के पैसे बढ़े पर एक्चुअली अमित गरीब हो गया। वो अब अपना कल वाला खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इन्फ्लेशन का इल्यूजन है जो मिडिल क्लास को कभी अमीर नहीं होने देता। पर ये इन्फ्लेशन आता कहां से है? याद है प्याज का एग्जाम्पल? जब इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई जरूरत से ज्यादा नए नोट्स प्रिंट करके मार्केट में डाल देता है तो हर इंसान के पास पैसा आ जाता है, पर सामान उतना ही रहता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल, व्हेन मोर मनी चेजेस द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स प्राइसेस एक्सप्लोड, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन बन जाता है, जैसा जिम्बाब्वे में हुआ था जहां $100 ट्रिलियन के नोट से एक ब्रेड भी नहीं आती थी। इसीलिए रिजर्व बैंक हमेशा इंटरेस्ट रेट्स को मैनिपुलेट करता रहता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई लोन महंगे कर देता है ताकि लोग खर्च कम करें। जब ग्रोथ बढ़ानी होती है तो लोन सस्ते कर दिए जाते हैं। लेकिन सरकार इन फ्लाईओवर्स, हॉस्पिटल्स और आर्मी के टैंक्स के लिए पैसा कहां से लाती है? सरकार कोई बिजनेस तो करती नहीं, उसके पास पैसे कहां से आते हैं? जवाब है आपकी जेब से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस एक जबरदस्ती का चंदा है जो आपको देना ही पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो जेल जाएंगे। इंडिया में मेनली 2 मेजर टैक्स सिस्टम्स हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स।
ये प्रोग्रेसिव होता है, यानी जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा देता है। पर सच्चाई ये है कि देश में सिर्फ 2 से 3% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा जाल है इनडायरेक्ट टैक्स। अरविंद सुब्रमण्यन ने ऑफ काउंसिल में समझाया है कि कैसे जीएसटी ने पूरे इंडिया को एक सिंगल मार्केट बनाया। पर ये टैक्स बहुत रिग्रेसिव यानी भेदभाव वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मुकेश अंबानी मार्केट से 50 रुपीज का नमकीन का पैकेट खरीदते हैं और एक डेली वेज मजदूर भी वही पैकेट खरीदता है, तो दोनों ने एग्जैक्टली सेम टैक्स भरा है। मजदूर की आमदनी के हिसाब से उसने अंबानी से लाख गुना ज्यादा टैक्स का बोझ उठाया। जब सरकार टैक्स से जमा किए हुए पैसे से ज्यादा खर्च करने लगती है, जैसे फ्री राशन, सब्सिडीज या इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो उसके बजट में घाटा होता है। इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। टीएन निनान अपनी बुक द टर्न ऑफ द टॉर्टोइस में बताते हैं कि इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पब्लिक से और मार्केट से उधार लेती है। इस उधार लेने की रसीद को गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। सालों का जमा हुआ ये उधार नेशनल डेट बन जाता है। अगर सरकार उधार का पैसा प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज या पोर्ट्स बनने में लगाए तो इकोनॉमी बूम करती है। पर अगर सरकार सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए उधार लेकर फ्रीबीज बांटती रहे तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और श्रीलंका या अर्जेंटीना जैसी हालत हो जाती है। दुनिया में कोई भी देश अकेले सब कुछ नहीं बना सकता। इंडिया आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और स्पाइसेस में दुनिया में बेस्ट है, पर हम एडवांस सेमीकंडक्टर्स और क्रूड ऑयल में पीछे हैं। इसलिए हम अपना सॉफ्टवेयर अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड फिर से उसी कंपैरेटिव एडवांटेज के लॉजिक पर चलता है जिससे रवि और अमित का व्यापार चला था। फ्री ट्रेड की वजह से आज आपके हाथ में एक पावरफुल स्मार्टफोन बहुत सस्ते दाम में है। इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पर इसका एक डार्क साइड भी है। जब बाहर का सस्ता सामान देश में आता है तो लोकल फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए देश के बिजनेसेस को बचाने के लिए सरकारें कभी कभी बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा देती हैं, जिसे टैरिफ्स या प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। ये लोकल इंडस्ट्री को बचाता है पर आम आदमी के लिए चीजें महंगी कर देता है। लेकिन ट्रेड होता कैसे है? इंडिया का रूपी अमेरिका में नहीं चलता और जापान का येन इंडिया में नहीं चलता। यहाँ जन्म होता है दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट का, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक्सचेंज रेट आपको बताता है कि एक करेंसी की दूसरी करेंसी के मुकाबले क्या औकात है। मान लीजिए एक यूएस डॉलर इक्वल्स 90 रुपीज था। कुछ दिनों बाद एक यूएस डॉलर इक्वल्स 95 हो गया। इसे कहते हैं रूपी का गिरना यानी डेप्रिसिएशन। जब रूपी गिरता है तो इंडिया के आईटी सेक्टर और एक्सपोर्टर्स की पार्टी होती है, क्योंकि उन्हें अमेरिका से आने वाले डॉलर्स के बदले अब ज्यादा रुपए मिलते हैं। पर दूसरी तरफ हमारा पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, क्योंकि अब तेल मंगवाने के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। करेंसी का वैल्यू इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और ग्लोबल वॉर्स पर डिपेंड करता है। आप इकोनॉमी की सारी बेसिक मशीन समझ गए। अब आते हैं आपकी जिंदगी पर। आप कॉलेज से पास आउट होते हैं, जॉब ढूंढते हैं और इंटरव्यू देते हैं। इसे कहते हैं लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में प्रोडक्ट सामान नहीं है, प्रोडक्ट आपका अपना वक्त और स्किल्स है। फर्म्स इसे खरीदती हैं और बदले में जो प्राइस देती हैं उसे वेज यानी सैलरी कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और कड़वा सवाल आता है। अमित दिन में 10 घंटे मेहनत करता है और महीने का 50,000 रुपीज कमाता है। उसी कंपनी का सीईओ सिर्फ मीटिंग्स करता है, पर वो अमित से 300 गुना ज्यादा पैसा, तकरीबन 50 करोड़ रुपीज कमाता है। ऐसा क्यों? क्या सीईओ अमित से 300 गुना ज्यादा मेहनत करता है? नहीं। इसे कहते हैं वेज गैप। कैपिटलिज्म में आपकी सैलरी इस बात पर डिसाइड नहीं होती कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आपकी सैलरी इस बात पर डिसाइड होती है कि आपको रिप्लेस करना कितना आसान है। अमित जो कोडिंग या डेटा एंट्री करता है वो कल कोई और नया ग्रेजुएट थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद कर लेगा, यानी हाई सप्लाई ऑफ लेबर। पर $1 बिलियन कंपनी को चलाने वाले ग्लोबल लेवल के सीईओ दुनिया में गिने चुने हैं, यानी लो सप्लाई हाई डिमांड। एक जमाना था जब वर्कर्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूनियंस बनाते थे ताकि वो मिलकर मैनेजमेंट से अच्छी सैलरी मांग सकें। पर पिछले कुछ दशकों में आउटसोर्सिंग, स्ट्रिक्ट लॉज और अब एआई की वेव ने इन यूनियंस की ताकत तोड़ दी है। अगर सरकार जबरदस्ती मिनिमम वेज बहुत ज्यादा बढ़ा देगी तो कंपनी सिंपली उस डिपार्टमेंट को ऑटोमेटेड टच स्क्रीन से या एआई बॉट से रिप्लेस कर देंगी। इंसान को कमोडिटी समझना इस सिस्टम का सबसे बड़ा हार्श ट्रुथ है। आपने मेहनत करके सैलरी कमा ली, अब उस पैसे का आप क्या करेंगे? गद्दा के नीचे छुपा कर रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसे खा जाएगा। तो अब आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मार्केट्स का एक ही काम है, जिनके पास एक्स्ट्रा कैश है उन्हें उन लोगों से कनेक्ट करना जिन्हें बिजनेस बड़ा करने के लिए कैश चाहिए। इसके अलग अलग लेवल हैं। स्टॉक्स। जब आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक्चुअली उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ 90% लोग लॉस खाते हैं क्योंकि वो हाई पर टिप्स पर ट्रेडिंग करते हैं। अमीर सिर्फ वो 10% लोग बनते हैं जो गुरचरण दास या वॉरेन बफेट की तरह अंडरवैल्यूड कंपनीज या हिडन जेम्स को ढूंढते हैं। वो कंपनीज जिनका बिजनेस सॉलिड है पर अभी सस्ते में मिल रही हैं, जिसे ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस भी कहते हैं। बॉन्ड्स ये थोड़ा बोरिंग और सेफ रास्ता है। आप किसी कंपनी या सरकार को एक फिक्स टाइम के लिए लोन देते हैं और वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ओरिजिनली किसान और बिजनेसेस के रिस्क को कम करने के लिए बनाए गए थे, पर आज ये ग्लोबल कसिनो बन चुका है। ये बस बेट्स पर बेट्स है। क्रिप्टो ये ब्लॉकचेन पर बेस्ड एक टोटली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। कुछ लोगों के लिए ये पैसे का फ्यूचर है और बाकियों के लिए ये बस एक मैथ पावर्ड पोंजी स्कीम है। ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। फाइनेंस का सबसे बड़ा नियम है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, जिसका मतलब है जहां रिटर्न ज्यादा होगा
वहां डूबने का रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए इंटेलिजेंट लोग कभी अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखते, वो डाइवर्सिफाई करते हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के सबसे डीप और सबसे दर्दनाक चैप्टर पर। अगर मार्केट सबको चांस देता है तो दुनिया में कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं और बाकी लोग जिंदगी भर गरीब क्यों रह जाते हैं? किताबी इकोनॉमिक्स कहती है कि बस फैक्ट्रीज लाओ, फ्री मार्केट लाओ और पॉवर्टी खत्म। पर रियलिटी ऐसी नहीं है। असली खेल इंसान के दिमाग का है। यहाँ जन्म लेती है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। हम हमेशा मानते हैं कि इंसान रैशनल है, यानी वो वही करेगा जिसमें उसका मैथमेटिकल फायदा हो। लेकिन नोबेल प्राइज विनर्स अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने अपनी वर्ल्ड फेमस किताब पुअर इकोनॉमिक्स में इस बात को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। हमें लगता है कि गरीब लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते या पैसे सेव नहीं करते। पुअर इकोनॉमिक्स की सालों की फील्ड रिसर्च बताती है कि जब एक इंसान गरीबी में होता है तो उसके पास रिसोर्सेस की तो कमी होती ही है, पर सबसे बड़ी कमी होती है होप की। उसके दिमाग पर बायोलॉजिकल लेवल का स्ट्रेस होता है। अगर उस मजदूर को कहीं से 500 रुपीज मिल भी जाएं तो टेक्स्ट बुक कहती है कि उसे वो 500 रुपीज इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि 5 साल बाद रिटर्न मिले। पर रियलिटी में वो मजदूर उन 500 रुपीज से अपनी फैमिली के लिए एक दिन का अच्छा खाना या ईएमआई पर एक टीवी खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ इतनी डार्क और स्ट्रेसफुल है कि उस दिमाग को इमीडिएटली थोड़ी सी खुशी चाहिए। वो कल के इमेजिनरी प्रॉफिट के लिए आज की रियल भूख नहीं कंट्रोल कर सकता। इसे पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं। आपको लगता है अमीर लोग अलग हैं? हम सब इरेशनल हैं। हम हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग करते हैं। कल के 50,000 रुपीज से हमें आज का 5,000 रुपीज ज्यादा आकर्षित करता है। हम लॉस एवर्जन का शिकार हैं। 500 रुपीज मिलने की खुशी से ज्यादा 500 रुपीज गुम जाने का दुख होता है। जोमैटो और अमेजन इन्हीं ह्यूमन बायसेस को यूज करके आपसे फालतू खर्चा करवाते हैं। इकोनॉमिक्स नंबर्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है। ये सब कुछ किस सिस्टम के अम्ब्रेला के नीचे चल रहा है? दुनिया आज 3 मेजर इकोनॉमिक मॉडल्स में बंटी हुई है। कैपिटलिज्म, जिसे हम पूंजीवाद भी कहते हैं, जहां जमीन, फैक्ट्री और पैसा प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। इस सिस्टम का इंजन है प्रॉफिट। ये इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम है। पर इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मोनोपोलीज बनाता है और अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बड़ा कर देता है। सोशलिज्म या कम्युनिज्म, इस मॉडल में सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका गोल इक्वालिटी है। पेपर पर ये बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली जब इंसान का पर्सनल प्रॉफिट का इंसेंटिव खत्म हो जाता है तो वो मेहनत करना बंद कर देता है। यही वजह थी कि यूएसएसआर फेल हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमारी और आज की मैक्सिमम दुनिया की रियलिटी है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां मुकेश अंबानी की रिलायंस और टाटा जैसे जायंट कैपिटलिस्ट फोर्सेस भी काम कर रही हैं और वहीं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एम्स हॉस्पिटल्स और राशन की दुकानें भी चल रही हैं। ये दोनों का एक बैलेंस है। तो दोस्तों, आज आपने इस 18 मिनट मास्टर क्लास में क्या देखा? आपने देखा कि स्कार्सिटी एक यूनिवर्सल रियलिटी है। हर चॉइस की एक कीमत होती है। ट्रेड दोनों पार्टी को फायदा देता है। मनी सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे ह्यूमन ट्रस्ट ने जिंदा रखा है। बैंक्स हवा से पैसे बनाते हैं। इन्फ्लेशन आपकी वेल्थ को चोरी छुपे खा रहा है। और जीडीपी एक ऐसी मार्कशीट है जो एक माँ का बलिदान नहीं देखती। आपने देखा कि वेज गैप मेहनत नहीं, रिप्लेसमेंट वैल्यू पर टिका है और कैसे पॉवर्टी ट्रैप इंसान को बाहर आने ही नहीं देता। हर सिस्टम में ट्रेड ऑफ्स हैं, कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं है। पर जो इंसान इस रूल सेट को, इस इकोनॉमिक मैट्रिक्स को नहीं समझता, वो जिंदगी भर इसी गोल गोल चक्कर में फंसा रह जाता है। अगर आपको इस हिडन मैट्रिक्स को तोड़ने में और इस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को समझने में आज कुछ डीप वैल्यू मिली हो और आप चाहते हैं कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट और उन हिडन जेम्स पर एक और ऐसी ही डीप डाइव मास्टर क्लास लेकर आएं, तो लाइक बटन दबाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और नेचर का रूल बिल्कुल सेम है। अडैप्ट और डाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।